अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 113C स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा कंसोलिडेशन के अंदर अब रह गया है डिविडेंड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ। लास्ट अटेम्प्ट को पहले देखते हैं जी, ये हम कर चुके हैं। लास्ट अटेम्प्ट का सवाल देख लेते हैं, ठीक है। ओके अच्छा जी, पेज 733 ऑफ बुक्स। इसमें ना बस दो एडजस्टमेंट्स डिस्कस करनी है। सवाल आसान था लास्ट अटेम्प्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 है हेप्टागॉन लिमिटेड एंड एलिप्स लिमिटेड HLEL। वही रवाज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल चल रहा है, पेरेंट और सब्सिडरी की किताबें बता देता है सामने और एसोसिएट की नीचे इन्फॉर्मेशन देता है। खैर, हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 3 और 5 से पहले ज़रा इसका डाटा देख भी लेते हैं जल्दी से। HLEL PPE इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागॉन एट कॉस्ट। अच्छा, पता नहीं अब ये ऑक्टागॉन कौन है, देखते हैं। इन्वेंट्रीज अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और लाइबिलिटीज। ऑन यकम जनवरी 22 HL एक्वायर्ड 60% शेयर्स इन EL एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन HL बुक्स। तो ज़ाहिर है आप कर लोगे, मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करवा रहा। 1 शेयर इन HL वॉज गिवन फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ EL, ठीक है जी। ओके, कैश पेमेंट ऑफ 5 शैल बी पेड लेटर प्रॉफिट्स एक्सीड। वही सारी बातें जो आपने कई दफ़ा की हुई हैं एस की इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा आपको, ठीक है। आगे एक्विजिशन डेट पे EL वही हमारी सब्सिडरी, उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी गिवन है। कैरिंग अमाउंट ऑफ EL नेट एसेट्स इक्वल हैं एक्सेप्ट ये 2-3 चीज़ें। ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल। ये कोई मसले वाली एडजस्टमेंट है ही नहीं। हाँ, एडजस्टमेंट 3 की तरफ आते हैं। ऑन यकम जनवरी HL परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अभी मैं एसोसिएट की तरफ आ नहीं रहा, ठीक है। HL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years फॉर 600 million एंड रेंटेड आउट टू EL ऑन सेम डेट फॉर ₹4 million पर मंथ टिल 31 दिसंबर 2022। यकम जनवरी 22 को इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है और सब्सिडरी को किराए पे दे दी है 4 million पर मंथ। ईयर एंड है हमारा 30 जून 22, तो 6 महीने इस साल के अंदर भी रेंट पर रहेगी ये, ऐसे ही है। द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन HL बुक्स एट फेयर वैल्यू ऑफ 60 million। अच्छा, इसका मतलब कुछ ऐसा बन रहा है कि इन्होंने ये यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 650 में नज़र भी आ रही है ना, मतलब इन्होंने क्या किया है यहाँ करके बनाते हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड किया, पहले ख़रीदा 600 रुपये का, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट किया होगा इन्होंने। उसके बाद इसको ले गए हैं उठाकर 650 पे, यानी 50 रुपये का इन्होंने फेयर वैल्यू गेन भी रिकॉर्ड किया होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल का ऑप्शन मौजूद है, इन्होंने इसको एक्सरसाइज भी कर लिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक तो कोई मसला नहीं है। अब आते हैं कंसोलिडेशन की तरफ। मुझे बताएं, HL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेपरेट जो है उनमें कोई मसला नहीं, मैंने कहा ये कर सकते हैं। लेकिन जब HL ने ये प्रॉपर्टी खरीद कर SL को दे दी किराए पे और कंसोलिडेशन की बारी आई, तो कंसोलिडेशन में तो हम क्या कहा करते हैं, ये दोनों तो एक ग्रुप में। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो फिर फॉर रेंटल पर्पस रही ही ना। बात समझिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 आप पढ़ के आए हैं FAR 1 के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए रखी हुई हो, ठीक है। अब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये बिल्कुल ठीक था कि आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखा होगा, रेंट पे भी देने के लिए रखा हुआ है, तो आपने इसको फेयर वैल्यू पे रख लिया, इजाज़त थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपने, इंडिविजुअल की गलती नहीं है, आपने जब HL ने SL को ही ये प्रॉपर्टी किराए पे दे दी तो कंसोलिडेशन के वक्त ये दोनों एक ग्रुप बन गए। इसका मतलब ये किसी को किराए पे तो नहीं दी, फिर इसका मतलब ये तो ग्रुप खुद यूज़ कर रहा है। तो अगर
ये प्रॉपर्टी ग्रुप खुद यूज़ कर रहा है तो फिर ये तो IAS 16 के अंडर आनी चाहिए थी। ओन यूज़ में आ गई, ऐसे ही है ना, तो ये PPE के अंदर आएगी। इसका मतलब PPE के अंदर तो फेयर वैल्यू टाइप की कोई चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट थी। बाकी सारा सवाल देखें ना, अब ये सवाल 18 नंबर का है और इस 18 नंबर के सवाल में सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट के अंदर मसला है, ठीक है, और एक और एडजस्टमेंट आपसे डिस्कस करनी है, वरना कोई मसला सवाल के अंदर नहीं है। तो इसमें भी भाई कुछ ना कोई सोच समझ तो चल ही जाती है, वरना 18 में से 13-14 नंबर तो आ ही जाते हैं। बाकी सारी एडजस्टमेंट को मैंने पढ़ना भी पसंद नहीं किया, इस लेवल पे आपकी वो तैयार है, क्या आप ये कर लेंगे, आपको मसला ही कोई नहीं है। इससे बेशबहा क्वेश्चन हमने कर लिए उस तरह से, तो एक आधी एडजस्टमेंट तो बरकत के लिए हुआ ही करती है यार, उससे परेशान नहीं होना हमने। ओके, अच्छा चलें, बहरहाल अभी तो करेंगे इसको। ये बात समझ आई है? ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये पी मतलब HL की सेपरेट बुक्स हैं। तो सेपरेट बुक्स के अंदर तो ठीक है, इसने जो किया हुआ था सो किया हुआ था, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन के अंदर तो भाई ये दोनों एक ही हैं। तो जब दोनों एक ही हैं तो फिर ये किराए पे तो ना दी हुई है, तो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जब खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से ही निकल जाता है। फिर तो इसको IAS 16 होना चाहिए कि आप जो भी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो IAS 16 का PPE है, उसको या तो आप कॉस्ट मॉडल पर रख के डेप्सिट कर सकते हैं या उसको आप फिर रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जा सकते हैं। और इससे पीछे ही उसने लिखा हुआ है द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल, द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल PPE। इसका मतलब कॉस्ट मॉडल पे लाना पड़ेगा। अब मुसीबत आती है, सवाल ये पूरा नहीं कर रहे, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो बैलेंस शीट आपकी जो बन रही होगी उसमें आपका PPE नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो PPE आप उठाते हैं बैलेंस शीट से 1820 आपने उठाया होगा सवाल करते हुए स्टार्ट में, 840। उसके बाद आपकी आ रही होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी आपने उठा ली होगी 650। अब हम कह रहे हैं भाईजान ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं PPE है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है PPE है। तो पहली चीज़ जो दरकार है वो ये है कि इसको कंसोलिडेशन कर रहे हो ना आप, इकट्ठा कर रहे हो, इसको यहाँ से निकालो और PPE बना दो, ठीक हो गया। ये बात समझ आती है? अब ये फॉर ग्रुप पर्पस PPE है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब नहीं है, देखो जीरो कर दिया हमने। अब अगली कहानी आती है, वो कहानी ये है कि आपने दो मसले अब आपके सामने दरपेश हैं। एक, आपने फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर रखा है सेपरेट में, उसको रिवर्स करना है, और दूसरा आप कॉस्ट मॉडल के ऊपर आए हैं तो आपको डेप्रीशिएट भी करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम असल में सवाल कर रहे हैं बैलेंस शीट का ना, तो बैलेंस शीट का सवाल है तो CRE के अंदर या SRE के अंदर चीज़ें हिट करती हैं। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है? पेरेंट की है, HL इज़ पेरेंट। सवाल पढ़ा नहीं ना इसलिए ऐसा लग रहा है सब्सिडरी की नहीं, HL इज़ पेरेंट, ठीक है ना। तो ये HL पेरेंट है, HL ने एक्वायर किया है 60% ऑफ FL, तो ये पेरेंट है, और HL ने खरीदी है प्रॉपर्टी जो किराए पे दी है, तो किसकी प्रॉपर्टी है? तो पेरेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये गेन किसने रिकॉर्ड किया है? पेरेंट ने। तो इसको रिवर्स भी कौन करेगा? पेरेंट, यानी CRE में। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड नहीं की वो किसकी करवानी है हमने? पेरेंट की। तो फिर उसको कहाँ हिट करेंगे? CRE, क्योंकि ये बैलेंस शीट का सवाल है। ओके हो गया? इसका मतलब हमारी एक तो वर्किंग 3 ने हिट होना है इससे, ठीक हो गया। अच्छा, वर्किंग 3 में जो कुछ भी आता है मुझे फिलहाल उससे कोई सरोकार नहीं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे इस 50 पे तकलीफ है कि ये 50 क्या कर दो, ये 50 ये 50 क्या कर दो। अच्छा, मैंने पूरा 650 उठा के वहाँ फेंक दिया है। एक ये भी हो सकता था कि मैं 50 को पहले यहाँ रिवर्स करता और 600 को उधर लेके जाता, लेकिन कोई गल नहीं, 650 टुर गया है, वहाँ पे जाके 50 को निकाल देते हैं, ठीक है। अब 50 का हमने दूसरी एडजस्टमेंट होने लगी। 50 का हमने ये फेयर वैल्यू गेन जो रिकॉर्ड किया है पेरेंट ने, उसको रिवर्स करना है। रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम होनी है, मतलब डेबिट। हमने 50 रुपये से CRE को करना है डेबिट, और ये यहाँ पे 50 ऐड हुआ था ना, ये 600 से 650 पे चली गई थी, 650 ही पड़ी है वहाँ पे, वहाँ से निकाल दो 50। लो जी, पहला काम हो गया, पहला काम। अब ये मैंने क्या किया जी, ये फेयर वैल्यू गेन रिवर्स किया, फेयर वैल्यू गेन रिवर्स, डन हो गया। अब ये आ गई है कॉस्ट पे। जब 650 में से 50 माइनस किया तो ये किस पे पड़ी है? कॉस्ट पे। अब कॉस्ट की डेप्रिसिएशन करनी है, कोई लाइफ शेफ गिवन थी, इधर गिवन है ना, 300 एक्सेप्ट लैंड, द लैंड एट फेयर वैल्यू दिस द
यार मैं ऊपर वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, मुझे कहाँ से मिलती थी, मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़े जा रहा हूँ। पॉइंट 3, ऑन यकम जनवरी 22 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन करनी है, रिकॉर्ड, डेप्शन क्या करनी है अब, रिकॉर्ड। उसकी एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट। डेप्शन एक्सपेंस कहाँ डेबिट होगी, सीआरई, यानी कि प्रॉफिट्स कम होंगे, तो डेप्रीसिएशन। रिवर्स नहीं, ये रिकॉर्डेड है, ये क्या हो रही है जी, रिकॉर्ड डेप्शन ना यार, अच्छा शुक्र है, डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। अब कॉस्ट है इसकी 600 डिवाइडेड बाय लाइफ इसकी 30, लेकिन इस साल में सिर्फ 6/12 होगा ना, बोलो। हमने ये कब खरीदी है भाई, यकम जनवरी 22 पे, हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून 22 पे, तो कितना आ गया भाई, 10 से सीआरई डेप्शन एक्सपेंस, सीआरई में डेबिट, और 10 से पीपीई क्रेडिट। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3। लो भाई, अगर कोई पिक्चर लेना चाहे तो यहाँ से ऐसे ले लें, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अभी बात पूरी नहीं हुई, यहाँ तक समझ आता है। अब अगला मसला क्या है, वो कहता है रेंटेड आउट टू ईएल ऑन सेम डेट फॉर 4 मिलियन पर मंथ टिल 31 दिसंबर 22, यानी 6 महीने का एक्सपेंस, 6 महीने की इनकम इनकी बन गई, दूसरे का एक्सपेंस बन गया। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी इज कैरिड रेंट फॉर मंथ ऑफ जून 22 वॉज अनपेड एट, अब उसने सेपरेट के अंदर अगर इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह के इसको रेंट पे दिया हुआ है, तो 1 महीने का रेंट इसने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है, दूसरे ने 1 महीने का रेंट पेबल रिकॉर्ड किया हुआ है, तो रिसीवेबल और पेबल्स ये जाकर आप कैंसिल कर दोगे, करंट लायबिलिटीज में से -4 कर दोगे, ठीक है, और करंट एसेट्स में से भी -4 कर दोगे। यहां तक को मसला, ये आपका करंट सवाल हो गया। इसके अलावा अब एडजस्टमेंट नंबर, ये जोन सी भी है 3 है ना, इसका और कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट से इनकम स्टेटमेंट का सवाल भी करना था। ठीक है, ये तो हम क्या बना रहे थे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अगर हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी पड़े, जिसमें आपको पता है सेल्स, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, उसके बाद ऐड करते हैं आप अदर इनकम, लेस किया करते हैं आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस लिख लेता हूं ज़रा। ठीक है जी, अब अगर इनकम स्टेटमेंट का सवाल भी कर रहे होते तो आपस की इनकम एक्सपेंस याद है, आपस की मैनेजमेंट फ़ी इनकम, मैनेजमेंट फ़ी एक्सपेंस, आपस की इंटरेस्ट फ़ी इनकम, इंटरेस्ट फ़ी एक्सपेंस, आपस की रेंटल इनकम, रेंट एक्सपेंस, आपस की सेल परचेज, ये जो सेम अमाउंट से नज़र आने वाली चीज़ें होती थी वे फेस पे सही करते थे, लेकिन वर्किंग 5 से इनको हिट नहीं करते थे। याद है ना, ये एक रट्टा सा लगाया हुआ है हमने। ठीक है, कि ये 3 चीज़ें थी ना, चौथी चीज़ भी आज आ गई। ठीक है, वैसे चौथी चीज़ भी उस वक्त गिनते थे लेकिन बोलते नहीं थे। एक आपस की मैनेजमेंट फ़ी इनकम एक्सपेंस, और उसमें भी एग्जाम्पल रेंट की ली थी पहली बार जब हमने किया था, हमने कहा मैनेजमेंट फ़ी पे हमने क्या कहा था जी, एक बिल्डिंग है वो किराए पे दे दी है पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को, तो एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस, फिर वहां से मैनेजमेंट फी समझाई थी, तो इसका मतलब रेंट भी वैसा ही है। तो मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस आपस की, रेंट इनकम एक्सपेंस आपस का, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस आपस का, सेल परचेज आपस की। ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें जो सेम अमाउंट वाली हैं, इनको फेस पे इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस शीट के सवाल में इनका कुछ नहीं करते थे, सिर्फ रिसीवेबल पेबल को देखते थे। देखो मैंने देखा भी रिसीव, मैंने 24 को तो कुछ नहीं कहा, हमारा सवाल मैंने कहा खत्म हो गया, हमारा इस करंट आइटम वाला सवाल खत्म हो गया। लेकिन अगर ये सवाल इनकम स्टेटमेंट का भी होता तो फिर 4 1 महीने का रेंट है तो 6 महीने का 24 बनता, ये 24 का रेंट हम माइनस करते, एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस है ना, हम माइनस करते 24 और माइनस करते 24, और साथ ही हम क्या कहते, डू नॉट हिट वर्किंग 5, क्योंकि ये 3 चीजें 4 चीजें जो हैं, रट्टा इस तरह से लगा लो, जो सेम अमाउंट से कैंसिलेशन होती है ना फेस पर, उनको कभी भी वर्किंग 5 के अंदर हिट नहीं कराएंगे। ठीक है, और सही है,
तो ये बहरहाल ये इररेलेवेंट बात थी, लेकिन ये इसलिए मैंने इस ऊपर कर दिया और छुपा दिया। देख ले ठीक है ना। अगर ये इनकम स्टेटमेंट का सवाल होता तो ये 24 माइनस होता और हम क्या करते, हम वर्किंग 5 को हिट ना करते। इसके साथ अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि सेम अमाउंट से जो कैंसलेशन होती है फेस पे, उसको कभी भी वर्किंग 5 में हिट नहीं कराते। अब सेम अमाउंट से क्या होता था, वही 4 चीज़ें हैं, सेल परचेस, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस और रेंट इनकम एक्सपेंस। ठीक है, ओके। लेकिन हिट करना नहीं है इसको वर्किंग 5 में। ओके चलो, ये तो इसलिए कि ये ज़रा अगर यही एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट के सवाल में आ जाए तो वो हमने तैयारी की, लेकिन इस सवाल के अंदर कोई नहीं थी इनकम स्टेटमेंट वाली एडजस्टमेंट, ये इधर ही है। और ये सवाल पूरा हो चुका है। आपस का रिसीवेबल पेबल भी मैंने कहा आपने फेस पे कैंसिल कर देना, जहां पे आपने ये P+S किया होगा ना, इनको माइनस कर देना। ओके हो गया, चल। अच्छा जी, अब चलते हैं मोहतरम, ये तो गुडविल ऑफ EL है ना, बस ठीक है ये कर लेंगे। गुडविल हुई है 15। ये ना एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स हमने जैसी की हुई होती हैं, ठीक है ना, वो सेम किसी और सवाल में पड़ी होती है। तो जब आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो इस सवाल में कोई जान नहीं निकलेगी, जो एडजस्टमेंट में जान है वो कर रहे हैं। नंबर 5, ऑन यकम जुलाई 21, या अल्लाह खैर, चलो ये शुक्र है साल का पहला दिन है। ऑन यकम जुलाई 21 HL एक्वायर्ड 6 मिलियन शेयर्स। अब फौरन भाग के आए हम देखने के कितने परसेंट है, तो वहां HL का कोई शेयर कैपिटल गिवन नहीं है। हम वापस आए दुआ करते हुए डरते डरते, रिप्रेजेंटिंग 30%, शुक्र है उसने बता दिया, वरना कहां से ढूंढते। ठीक है, तो ये एसोसिएट है, हमारी एसोसिएट है ऑक्टागॉन। ठीक है ना। ऑन दैट डेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ OL वॉज 16। अच्छा, अब कहीं पे इन्वेस्टमेंट गिवन है? हाँ गिवन है, 650 है। अच्छा, ऐसे ही जरा मेरा दिल कर रहा है वही वाला काम दोबारा करें। 650 मिलियन पे किया और कितने मिलियन शेयर्स लिए हैं? कितने मिलियन शेयर्स लिए हैं? 6 मिलियन शेयर्स लिए हैं ना। बताओ जी। जी अच्छा, सॉरी ये 650 ऊपर वाला था। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? 16.67 रुपीज़। अब उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी थी इस दिन? 16 रुपये का शेयर था, लेकिन हमें 16 में नहीं मिलना, 30% खरीदने जा रहे हैं। तो किसी को जाके झंझोड़ा होगा हमने, हाँ भाई 16 मार्केट में बिक रहा है तो हमें 17 रुपये देते हैं, दे दो अपना कंट्रोल। नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सही दे दो हम, ठीक है, इसलिए थोड़ा महंगा है, तो इससे हम परेशान नहीं होते। अच्छा चलें छोड़ें, इसका मतलब ये बात तो ऐसे ही परेशान करने के लिए हर सवाल में दी होती है, हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं वापस। 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह आप लोगों का भला करे। तो ये हमारी वर्किंग 7 होती है, आपको पता है। ये क्या हुआ? अच्छा, ये तो चल रहा है ना, शुक्र है। मैं गया किधरे गया? हाँ जी, वर्किंग 7 बनेगी अब, क्योंकि एसोसिएट आ गया ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब इन्वेस्टमेंट कितनी की है? ये कॉस्ट के ऊपर पड़ी है, बस सही है, सवाल ने और कुछ नहीं बताया। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ गई कितनी जी? 100। अब यहाँ पर हम क्या लिया करते हैं जी? पोस्ट आरी। पोस्ट आरी कैसे निकलती है? क्लोजिंग माइनस प्री। इधर तो उसने कोई नहीं बताया हुआ कुछ भी इस पॉइंट में। अगले पॉइंट में कहता है नेट प्रॉफिट है, OL का, इसी का है? नहीं, इसी का है ना, ऑक्टागॉन का है। चलो प्रॉफिट तो दे दिया, या अल्लाह रिटेन्ड अर्निंग्स भी मिल जाए, वरना हम कहाँ जाएंगे, हम वर्किंग 7 कैसे बनाएंगे? 60 मिलियन पे टोटल HL रिकॉर्डेड शेयर ऑफ। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर OL मेड, तो OL आ गया ऊपर, इम्पेयरमेंट टेस्ट EL है ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अच्छा। यार क्लोजिंग आ रही नहीं दी हुई, प्री आ रही नहीं दी हुई, हम पोस्ट कैसे निकालेंगे? दूसरा ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन इसीलिए तो पढ़ा था। अब फॉर द ईयर प्रॉफिट तो गिवन है ना, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 22, और शुक्र है साल के पहले दिन हमने इसको एक्वायर किया था। OL ऑक्टागॉन रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 60 मिलियन। आगे ना पढ़े, फिलहाल इधर ही आए। इसका मतलब हम यहां पर पोस्ट RE की बजाय पोस्ट प्रॉफिट्स निकालेंगे, पोस्ट RE की बजाय पोस्ट प्रॉफिट्स। फॉर द ईयर है ना, काम हो सकता है इससे, ठीक है ना। तो पोस्ट RE की बजाय पोस्ट प्रॉफिट्स, और कितने हैं वो? 60 का
30% ये लाजमी करना होता है हमने, जी बोलें 80। लेकिन इसकी डबल एंट्री क्या होती थी? डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री, बोल तो दो। इधर PRE आता था, इधर SRE आता था और इधर ARE आता था। लेकिन ARE तब आए ना जब यही जाना हो 18। मसला क्या है? अगर प्रॉफिट लिया है तो डिविडेंड माइनस करना है, डिविडेंड लिया है तो ये सारी बातें ना जब कॉन्टिन्यूटी में टॉपिक कर रहे हो ना तो सवाल किए हुए हैं ये सारे हमने, वहां पे समझ भी आ रही होती है। वैसे थोड़ी थोड़ी तो याद भी आ रही होगी ये बात, ठीक है। तो अगर आपने यहां प्रॉफिट लिया भाई तो आपको डिविडेंड भी माइनस करना ही पड़ेगा। अब डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड कहता है एंड पेड टोटल डिविडेंड ऑफ 20 मिलियन। अब HL ने जो रिकॉर्ड किया हुआ उसको बाद में देखते हैं अपनी अदर इनकम में, वो तो हम माइनस करेंगे ही इंशाल्लाह, वो तो बाद में देखते ही हैं, ठीक है। बल्कि इनकम स्टेटमेंट का सवाल नहीं कर रहे तो छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल तो 20 मिलियन का डिविडेंड पे किया है टोटल उन्होंने, तो 20 मिलियन में से आपका कितने परसेंट है? 30%। जी कितना? तो इसकी एंट्री आ गई इधर जी, कितनी? इसकी ना अभी प्रैक्टिस भी करते हैं, एक क्वेश्चन करना है उसके बाद फिर हम चलेंगे जी। अब बताओ, ये है 18, ये 18 है और ये 6 है, इन दोनों को नेट करो तो कितना आता है? 12। ये 12 रुपए इधर आ जाएंगे यार, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। मैंने ना एक चीज़ छोड़ी हुई थी, मतलब रह गई थी, छोड़ी तो नहीं हुई थी, रह गई थी वो चीज़, और वो थी एक हैंडरिटन पेज IFRS 9 का, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को ना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ट्रीट करने का तरीका। वो मैंने क्लास में कहा था कि हम करेंगे, लेकिन बस फिर चलता गया, तो पहले वो डिस्कस करते हैं, ये बात मज़ीद इंशाल्लाह और पक्की भी हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो ये एडजस्टमेंट्स हो गई हैं पूरी इस सवाल की, और इस सवाल में ज़रा भी जान नहीं है। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल था ये सिर्फ इतनी सी डिस्कशन मांग रहा है जो मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। और अगर साथ में आप वो एक इजाफी चीज़ देखना चाहें जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है तो वो बेशक देखते रहें आप। सवाल अब आप कर सकते हैं, वैसे ये नहीं बनाना था, ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये बना दिया होगा, ठीक है जी। चलें आगे। सही पिक्चर ले लिया करो यार। चलने आगे तो फिर नोट करी जा रहे हो, मुझे डराई जा रहे हो। मैं क्या पता नहीं की करी जाता मुंडा हाले। ये पड़ा हुआ है, अरे तरी आ जाओ। अच्छा जी, आपके वॉल्यूम 1 में IFRS 9 हैंड रिटन पेजेस में पेज नंबर 4 है, ये हमारा पेंडिंग है। क्वेश्चन है बेटा। वो डिस्कशन लिखी हुई है ना, मैं अब और तरफ चल पड़ूँ तो वापस आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये अभी टिक नहीं हुआ। ये देखो ना, इसके अंदर अभी डिविडेंड डिस्कशन टिक नहीं हुई, तो ये टिक करता हूँ ना तो वो वाली बात आ जाएगी। वैसे इतना याद है हमें कि अगर S का डिविडेंड है या A का डिविडेंड है और P जालिम ने उसको अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, तो चूंकि S के सारे प्रॉफिट्स और P के भी सारे प्रॉफिट्स का अपना शेयर हम ऑलरेडी लेकर जा रहे होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्वेस्टमेंट में पूरा प्रॉफिट रख दिया, तो फिर अदर इनकम के अंदर डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करते होते, तो फिर हम उसको P के अदर इनकम से माइनस कर देते होते। लेकिन इनकम स्टेटमेंट का सवाल हो तब ना, ठीक है। बैलेंस शीट के सवाल के अंदर तो पेड है, तो हम क्या करते थे? इग्नोर। रिसीवेबल पेबल आता नहीं था और कुछ अनडन होता नहीं है। याद आ रही हैं बातें? आप घबरा रहे हैं इन चीज़ों को देखकर, ये सारी चीज़ें ना एक एक मिनट की हैं, एक एक मिनट की। पैटर्न क्या, एब्रीविएशंस हो ना हो, स्कोप पैरा क्या कहता है, रीजन ट्रांसफर कैसे करना है रिटेन्ड अर्निंग्स में,
ठीक है, ये तो अब कल पे करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल ऐसे। चेंज एंड यूज़ ऑफ प्रोविजन का फ़र्क क्या है, ऑफसेटिंग क्या होती है, जो इंटरव्यू पर ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें खड़का दी हैं सुबह, ताज़ा ताज़ा थे ना आप, इसलिए। ठीक है ना, तो अभी इंशाल्लाह इस सी पार्ट के अंदर हम ज़्यादा मेन पोर्शन कर चुके होंगे, इसीलिए मैं इसको भी छोड़ के आ गया फिलहाल, इस भाई साहब को पॉइंट 3 को भी। ठीक है ना, मैंने कहा इसको भी थ्योरेटिकल डिस्कशन इंशाल्लाह देखते हैं। अगर मैंने आपसे अर्ज़ किया थ्योरेटिकल डिस्कशन है, अगर सर अदनान ने आज क्लास के बोर्ड पे रिकॉर्ड कर ली तो फिर मैं वही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग की स्क्रीन की तो फिर मैं बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। छोटी मोटी डिस्कशन होगी, वो वहाँ से देख लीजिएगा जो इसके अंदर रह जाने। ओके, अच्छा जी, हाँ क्या था करने हमने सोचा, ये हम इधर पहुँच चुके हैं जी, हैंड रिटन पेज 4 ऑफ IFRS 9। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेंडिंग रह गया था तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम किसी कंपनी के 20% से कम शेयर्स खरीदें तो हम IFRS 9 फॉलो करते हैं, FVTPL या FVTOCI। ठीक है, और अगर हम किसी कंपनी के 20% से 50% शेयर्स खरीद लें तो फिर ये हमारी एसोसिएट होती है। इसकी अकाउंटिंग के बारे में हमने बात करनी है, लेकिन ज़रा आपने सोल्यूशन नहीं देखना, आप बोर्ड की तरफ ही देखें। कंसोलिडेशन में जो हम करते हैं वो हमें पता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं जी, हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड जी, इक्विटी मेथड। जो हम करते आ रहे हैं वो इक्विटी मेथड ही था। इक्विटी मेथड में हम क्या करते हैं, हम वर्किंग 7 ओपन करते हैं, ठीक है ना जी, इन्वेस्टमेंट की वर्किंग ओपन करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, उसके बाद पोस्ट RE या प्रॉफिट्स ले लेते हैं। ठीक है जी, और अगर मतलब प्री पोस्ट प्रॉफिट्स लिए तो फिर डिविडेंड माइनस होता है। ठीक है ना, यानी हम पूरे प्रॉफिट्स ही यहाँ पर इसके ऐड कर लेते हैं, और कोई डिविडेंड, बल्कि यूँ कर लो ना, प्रॉफिट्स जरा ऐसे नज़र आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ही हम पोस्ट के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते हैं, और जितने ये प्रॉफिट्स हैं इसमें से जो डिविडेंड निकाल लेते हैं वो माइनस कर देते हैं, और हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट की फिगर आ जाती है जो बैलेंस शीट में चली जाती है। उसके बाद हम वर्किंग 5.1 में ए प्रॉफिट नाम की एक वर्किंग करते हैं, जिसके अंदर हम ए का प्रॉफिट लेते हैं और उस प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लगा देते हैं अपनी शेयर होल्डिंग की, और ये प्रॉफिट ले जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के फेस पर। तो एक चीज़ बैलेंस शीट के फेस पर नज़र आती है, एक चीज़ इनकम स्टेटमेंट के फेस पर नज़र आती है। ये जो हम करते चले आ रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के जो अकाउंट है वो दो तरह से बन सकता है। अगर RE ले लें तो फिर डिविडेंड माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस होकर आ रहा होता है। सही है, अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम 20 से 50% शेयर्स खरीदें किसी के, तो हमारे पास ऑप्शन है। कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं कि उसको हम इक्विटी मेथड से करते हैं, जो कि हम करते चले आ रहे हैं, और ये एक ही है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि पेरेंट ने जो खरीदा है कंसोलिडेशन के वक्त, तो उसने ये कर लिया कि अपनी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन डाल दी, शेयर फ्रॉम ए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक लाइन डाल दी, इन्वेस्टमेंट इन ए। सेपरेट में क्या करें, तो सेपरेट के अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट में IAS 28 ही बताता है। वो कहता है जी यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इसको कॉस्ट पे रखें, चाहें तो आप इसको फेयर वैल्यू IFRS 9 वाली पे ले आएँ, कौन सा, FVTPL या FVTOCI, और चाहें तो आप इक्विटी मेथड जैसे कंसोलिडेशन में आपको सिखाया है ना, आप यहाँ पे भी वही यूज़ कर लें। यानी कि आपकी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उनमें ही वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर शेयर फ्रॉम एसोसिएट भी नज़र आ रहा होगा प्रॉफिट का, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी नज़र आ रही होगी बैलेंस शीट में। तो ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अब ये बात ज़रा पक्की हो जाए तो ज़रा पहले ज़रा दोबारा से रिवीजन हो जाए। पहली बात, अगर किसी के 20% से कम शेयर्स हैं तो फिर तो FVTPL या FVTOCI, ये दो ही थे ना शेयर। किसी के शेयर्स आपने खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, दो ही ऑप्शन थे, FVTPL या FVTOCI। लेकिन अगर किसी के 20% से ज़्यादा और 50 से कम है, क्योंकि 50 से ऊपर तो सब्सिडरी बन जाती, ठीक है, 20 से ज़्यादा और 50 से कम है तो ये हमारा एसोसिएट है। कंसोलिडेशन में तो इक्विटी मेथड फॉलो करना है, यानी वर्किंग 7 और वर्किंग 5.1, इतनी बात काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर सकते हैं आप, IAS 28 ने कहा आपके पास ऑप्शन है। चाहो तो कॉस्ट पे रखो, यानी सारी ज़िंदगी जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। चाहो तो
चाहो तो FETPL या FETOCI या FRS 9 के अंदर ले जाओ, और चाहो तो यही वाला काम कर लो जो कंसोलिडेशन में सिखाया है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों एक सवाल है। ठीक है, इस सवाल के अंदर सॉल्यूशन को ज़रा छुपा लें तो मैं परली साइड पे जाके ना इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर मिटाने की भी काम चल जाएगा फ़िलहाल। ओके, 1 2 3 4 1 2 मिटा ही दो यार, वैसे एक मैं खुद मिटा लेता हूँ। बैठो 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 बैठो, थोड़ा सा मिटाना है बस। ठीक है, अच्छा जी, तो बात होने लगी है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कर रखी है, ठीक है जी, उसकी पढ़ते हैं। KL भाई साहब इधर ध्यान रखें यार, आपस में बातें ना करें प्लीज़। आमिर आप आ जाएं प्लीज़ खुद ज़रा थोड़ा सा जी। KL एक्वायर्ड 30% शेयर्स इन HL ऑन यकम जनवरी 19, बोथ कंपनी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, फॉलोइंग आर डिटेल्स। तो KL ने इन्वेस्टमेंट किया HL में और 30% है यानी एसोसिएट। KL परचेज 30% शेयर्स एट कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन, ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ गई। HL प्रॉफिट फॉर द ईयर इज, ये एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर है 10 मिलियन। HL डिस्ट्रीब्यूटेड 4 मिलियन डिविडेंड, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड इज 32 मिलियन। अब 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपने तीनों ऑप्शंस का सॉल्यूशन नहीं देखना बेटा, ठीक है ना, तीनों ऑप्शंस हैं बस। ठीक है, ये ऊपर नजर आ रहे हैं ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट रख लें, या IS 28 ने कहा अगर आप चाहें तो रख लें। तो सबसे पहला ऑप्शन एट कॉस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपने एंट्री करनी है। यकम जनवरी कब खरीदा है जी? यकम जनवरी, मुझे यहाँ से सही नज़र ही नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा कर लें इसको। यकम जनवरी 19 पर आप बताते रहें तो बेहतर होगा, सिर्फ सवाल आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 30 से। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है बोथ कंपनीज ईयर एंड 31 दिसंबर है। HL का फॉर द ईयर प्रॉफिट है 10 मिलियन। हम क्या करें, हमें तो सारा प्रॉफिट मिलना भी नहीं है, शेयर मिलना है, लेकिन हम कॉस्ट पे रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट को, जितनी खरीदी थी उतने पे। HL ने डिस्ट्रीब्यूट किया 4 मिलियन डिविडेंड, ये 4 मिलियन डिविडेंड में से हमारा कितने परसेंट हिस्सा बनता है जी? सारा सवाल सही नजर आना चाहिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा है सारा सवाल जी। अब भाई जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट वैसे की वैसे ही पड़ी है, 30 बैलेंस शीट के अंदर इतने पर ही नजर आएगी। ओके हो गया। आपने यकम जनवरी 19 पर एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 30 से। उसके बाद ईयर एंड पे आपको आया डिविडेंड 31 दिसंबर 19। अब डिविडेंड HL ने, एसोसिएट ने अनाउंस किया है, आपको रिसीव हुआ, बोलो कितने कितने मिलियन का डिविडेंड HL ने बांटा है? 4 का, लेकिन आपकी परसेंटेज कितनी है? 30%। तो इसका मतलब 4 का 30%, ये इंट्रो वाली एंट्री, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, 4 का 30% 1.2। ठीक हो गया बच्चों? तो अब इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में एक डिविडेंड आएगी, कितनी? 1.2 की, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नजर आएंगी कॉस्ट पर 30। दिस इज ओवर।
थोड़ा सा और करीब कर लें, इसको जगह बच गई है। ठीक हो गया जी। अगली चीज, अगली ऑप्शन क्या है, आप चाहें, या हम कहाँ बात कर रहे हैं जी, हम कंसोलिडेशन में बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं सेपरेट। ऊपर मैंने इसीलिए उसको भी सामने रखा है सवाल के साथ साथ, ऊपर वाली ये चीज़ भी सामने है आपके, ये सवाल है और ये फाइनेंशियल, अच्छा सॉरी एक मिनट, सेपरेट, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीन ऑप्शन है, तो कॉस्ट पे होगा तो ये होगा। चलें आगे, और अगर हम किस पे हैं जी, अंडर IFRS 9 इसको रख लें, ठीक है। तो या FVTPL रखेंगे या FVT OCI पे रखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जिसको कहते थे, मैं एसोसिएट नहीं लिखता, मैं शेयर्स लिख देता हूँ, ये लो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आप लिखा करते थे, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 19 की एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट 30। अगली बात आपको पता है, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो वो इसमें ऐड कर देते, अगर ये FVT OCI है, और अगर FVT PL होता तो इसको एक्सपेंस आउट कर देते, पता है ना इस बात का। जरा सोल्यूशन को देख लेते हैं कौन सा रख रहे हैं, ये FVT PL पे रखा हुआ, ठीक है, दोनों हो सकते थे ना, तो हम जरा सोल्यूशन वही वाला बन जाए ना, ठीक है, FVT PL पे रखना है, ओके जी। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हमने डेजिग्नेट किया FVT PL। वैसे भी सवाल चुप हो तो हम यही कह देते थे ना, क्योंकि ये डिफॉल्ट कैटेगरी है, ऐसे ही है, ओके, और सही है। अब ये पहली एंट्री हो गई इसकी 1 जनवरी 19 पर, ये मैंने एंट्री पास की जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो भी आप एसोसिएट ही लिखो यार, एक जैसी ताकि एंट्री हो। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये शेयर्स की बजाय, मतलब शेयर्स ही है ना। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और कैश क्रेडिट 30 से, उसके बाद ईयर एंड पे डिविडेंड आया, याद है आपको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जब शुरू में IFRS 9 में पढ़ा था, ये दोनों मॉडल्स पढ़े थे, और दोनों मॉडल्स के अंदर, नहीं याद आ रहा, डिविडेंड दोनों मॉडल्स के अंदर इनकम बना था, डिविडेंड दोनों मॉडल्स के अंदर, नहीं अब तो फिर पास पेपर 5 मैंने करवाना था, लेकिन चलो अब वापस आएंगे जरा पास पेपर 5 पे। पहले जरा मैं यहां पे वो दिखा दूं आपको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये याद करो, ये पढ़ाया था, ठीक है। डिविडेंड इनकम चाहे FVTPL हो चाहे FVT OCI हो, शो इन प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों सूरतों के अंदर कहा, तो चाहे मैं FVTPL पे जाऊं चाहे FVT OCI पे जाऊं, मेरी डिविडेंड की एंट्री, और ये सवाल के अंदर की हुई थी, एक या दो सवालों में, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ठीक है, ओके। आगे मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे वो याद रहे कि मैंने सवाल यहां से करवाना था पास पेपर 5, ओके जी। कहां थे हम, सवाल कौन सा कर रहे थे, हैंडआउट में थे ना, मुझे मिल नहीं रहा, शायद मुझे लगता है यहां पे छुपाया हुआ हमने, ओ वाह जी वाह, अच्छा जी डन। तो हमने एंट्री क्या करनी है जी, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, इस पे तो कोई एतराज नहीं ना, ये तो आपको मैं वो रिवाइज करा के लाया IFRS 9 वाली बात, ठीक है। तो कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, जाहिर सी बात है वही 1.2 ही होगा, कोई नई टेस्ट इस पे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं आया करता था डिविडेंड, डन। अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू पर लेकर आना है, तो 31 दिसंबर 2019 आया, तो हम FVTPL पे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को उठाकर ले गए फेयर वैल्यू पर, तो फेयर वैल्यू कितनी है जी, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड इज ₹32 मिलियन, तो ये 32 पे आ गया, और ₹2 का फेयर वैल्यू गेन आ गया, चूंकि FVTPL है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से खत्म हुआ, ठीक है, और ये आखिरी एंट्री हमने की 31 दिसंबर 19 पर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बढ़ा लिया हमने डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट 2 मिलियन से, और उसके बाद अगर हम एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में
एक तो डिविडेंड इनकम नज़र आने लग गई इस ऑर्गेनाइजेशन की 1.2, और साथ ही फेयर वैल्यू गेन भी नज़र आने लग गया 2 का, और बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फेयर वैल्यू पर नज़र आएगी जो कि है 32। ठीक हो गया जी, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है, वो ये कहता है कि भाईजान जिस तरह से आपने कंसोलिडेशन में इसको इक्विटी मेथड के अंडर अकाउंट फॉर किया था ना, आप यहाँ पे भी वही लगा लो। हमने कहा अच्छा हाँ, वो तो अभी अभी हमने देखा, रिवाइज किया, सुबह से यही काम ही कर रहे हैं अंडर इक्विटी मेथड जो कंसोलिडेशन में लगाते हैं। मैंने कहा वो तो ये वो वर्किंग 7 की बात हो रही है। अच्छा, वर्किंग 7 की बात हो रही है जी, वर्किंग 7 की। इन्वेस्टमेंट इन, ये तो हमारी फेवरेट है ना, मैं यहाँ वर्किंग 7 भी लिखूंगा आपके लिए। अपनी वर्किंग 7 आ गई, अपनी। ठीक है जी। अब 1 जनवरी 19 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 30, इसमें कोई फर्क नहीं होना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने पोस्ट आ रही या पोस्ट प्रॉफिट्स लेने हैं। पोस्ट आ रही तब लें जब क्लोजिंग आ रही और प्री आ रही गिवन हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 जनवरी 19 को खरीदा, 31 दिसंबर 19 तक पूरे साल का है, और फॉर द ईयर प्रॉफिट कहीं मुझे नजर आया था, हाँ, HL प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10 मिलियन। तो फिर पोस्ट आ रही की बजाय यहाँ के लेंगे पोस्ट प्रॉफिट कितना जी, 10 इंटू 30%। बड़ी सोच, प्रॉफिट्स को देखो, सिर्फ डिविडेंड को इनकम में लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट्स को देखो, बड़ी सोच, ठीक है जी। लेकिन ये बड़ी सोच लिखते ही आपको यहां से फिर डिविडेंड को माइनस भी करना पड़ता है। डिविडेंड 4 मिलियन दिया था, लेकिन इस पे भी 30% लगेगा, और ये 1.2 आपने माइनस कर दिया, और क्लोजिंग डेट पर 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 31.8, और जी पोस्ट कितना 3, सही हो गया, आंसर सही निकाला था ना, ओके 1.2। अब जनाब ये देखें, 1 जनवरी 19 पर एंट्री हुई पहली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और कैश क्रेडिट 30 से, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 19 पर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट PNL क्रेडिट, मैं कह सकता हूं PNL, यही तो एंट्री होती थी ना जो वर्किंग 5 में आती थी, ठीक है। देखें, चलें फिलहाल चलने दें। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट कितने से, 3 से, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3 की इनकम हम ले गए। ये हमने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराया, लेकिन साथ ही ये पैसे हमने रिसीव भी कर लिए, तो इस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को हमने कम भी कर लिया। ये ऐसे ही है, 30 रुपए बैंक में रखवाए, समझो ऐसे ही, फिर 3 रुपए बिजनेस, उस पैसे ने 3 रुपए कमाया और वो 33 हो गए, हमने बीच में से 1.2 निकाल लिए, तो हमारे पास बाकी कितने बच गए, 31.8। ये ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है, ठीक है। फिर एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट डेबिट, PNL क्रेडिट, और फिर कैश डेबिट, और तो ये बड़ी सोच के मालिक लोग हैं, ये सिर्फ डिविडेंड को नहीं देखते। जैसे सब्सिडरी केस में हमने कहा था कंट्रोल ही सारा हमारा है, तो हम उसका सारा कुछ ही ऐड कर गए थे, उसके सारे प्रॉफिट्स लेके फिर NCA को साइड पे कर दिया था थोड़ा सा एंड पे। एसोसिएट के भी प्रॉफिट्स पे नजर रखी हुई है, माना कि लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं किया, पर प्रॉफिट्स पे नजर रखी हुई है, ठीक है। वो प्रॉफिट्स पे जब नजर रखी है, यानी यहां पूरे प्रॉफिट्स ही ले लिए हैं, तो फिर डिविडेंड तो नहीं लेंगे ना। तो इसीलिए कहा जाता है, जो आप बात कर रहे थे, कि इसने एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो पूरा 3 प्रॉफिट ऐड कर लिया है। अब अगर एसोसिएट ने डिविडेंड बांटा और पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में भी उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये फिर गलत कर रहा है। जब पूरा प्रॉफिट ऐड कर लिया, जिसको लेकर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ लाइन आइटम, तो फिर डिविडेंड को क्यों रिकॉर्ड करें, तो इसको क्या कर देना है फिर माइनस, इसलिए कहा, ठीक है, ओके। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर देख लें, अब बल्कि रह गया यार, सारा कुछ ही कर लें इधर से। इनकम स्टेटमेंट के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए आता था, कितना आएगा
3 और बैलेंस शीट के अंदर आपको याद ही होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7 वाला, ये 31 पॉइंट। डिफरेंट अकाउंटिंग ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, यहाँ पर ये लिख लो ना, ये P&L का मतलब क्या है। चलो P&L का मतलब क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, ठीक है ना, ये जो मैंने P&L लिख लिया था। ओके, चल यही नीचे जी आपके सॉल्यूशन है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। चलें जी, बीइंग सेड, वो तस्वीर वही वाली ले लें अगर लेनी है तो। समझ आ गया? असल में तो ये समझ आना, असल में मसला था समझ आना। जी IFRS 9 के अंदर पास पेपर 5 है, पेज 568 पे, पेज 568 पे पास पेपर 9 है, वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 1 में। ठीक, पहुंच गए? डिटरमिन्ड लिमिटेड। अच्छा, बी पार्ट ना कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बी को बहरहाल देख लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो अभी किसी ब्रेक में तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ए की तरफ आते हैं, पढ़ें जी। ए कभी कभी ना फाइनल अकाउंट का सवाल देता है, कभी फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं देता, इस तरह से फिगर्स देकर कोई और एडजस्टमेंट्स देकर ना इनको सही करवा लेता है, इनको सही करवा लेता है, ठीक है ना। ऐसे 2 सवाल दिए थे होमवर्क में, कौन कौन से थे भला, जिसमें प्रॉफिट सही करना था? डीकमीशनिंग वाला था और एक और भी उसी जैसा था, ठीक है। क्या हुआ भाई, घड़ी देख रहे हो, परेशानी है? अच्छा जी, चलो अब जब हमने ये ताज़ा किया है ना तो फिर कोई मसला ही नहीं होना इंशाल्लाह। इस एडजस्टमेंट को पढ़ते हुए ज़रा पढ़ के देखो, आपके है नहीं सवाल? अच्छा, नंबर 1 सॉरी, DL हैज़ क्लासिफाइड। अच्छा ऊपर देखो, वैसे कहता है DL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ अमाउंट्स आ रही हैं जिसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इश्यूज वर आइडेंटिफाइड। क्या हुआ जी, DL हैज़ क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन जुबिलेंट एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब ये उसी ने बताया क्योंकि और तो कुछ गिवन नहीं है, कोई नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट। एक मिनट, पहली लाइन में कुछ कह रहा है, दूसरी लाइन में कुछ कह रहा है। सुनो, DL हैज़ क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट जुबिलेंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। उसने कहा जी वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, और साथ ही कह रहा है एंड अकाउंटेड फॉर अंडर इक्विटी, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग नो सिग्निफिकेंट। और तो फिर तो गलती हुई ना, अगर एसोसिएट है तो वो तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नहीं है तो मतलब एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब उसने अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इक्विटी मेथड पे रखा है तो ये गलती है, मतलब कि उसको FVTPL या FVTOCI में रखना चाहिए, यानी IFRS 9 में लाना चाहिए। इक्विटी मेथड का ऑप्शन तो तब आता है जब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन जाए। देखो इधर 1 मिनट, अभी ये काम देखो यहां पे, ये अगर तो शेयर 30% से ऊपर 20% से ऊपर जाएं, 30, 35, 25, ठीक है, 20% से ऊपर जाएं, फिर ये ऑप्शन बनते हैं सेपरेट में। लेकिन अगर शेयर्स 20% से कम है तो यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आते ही कब हैं, कैप्ट एट कॉस्ट, कैप्ट एट अंडर IFRS, या ऑप्शन कब है जब 30 से ऊपर जाओ। तो अगर किसी ने 20% से कम शेयर्स खरीदे और उसने ये मेथड लगा दिया इक्विटी वाला, तो क्या ये सही है? नहीं, वो बड़ी सोच रख ही नहीं सकता। वो थोड़े से शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो थोड़े से शेयर्स वाला सिर्फ FVTPL या FVTOCI के अंदर ही जा सकता है, ठीक है। ये बात अब समझ आ गई। अब 3 चीजें हमारे सामने हैं, एक हमारे सामने ये रूल, दूसरा मैंने बोर्ड के उस तरफ वो तीनों रिकॉर्ड किए हुए हैं, इसलिए मैं उसको मिटा नहीं रहा। और अगर इस सोल्यूशन में से कुछ डालना होगा, पहले इसकी वर्किंग यहीं पे कर लेंगे ना, फिर सोल्यूशन सही करने के लिए वो आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। ये पढ़ा रहे, ओके। तो ये हमारे रूल्स हैं, ओके हो गया। अब जी क्या कहता है,
तुमने क्या कर दिया भाई, पहले इसके ना इक्विटी मेथड जो गलत है उसको ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। क्या ख्याल है, गलती सामने होगी तो पता लगेगा ना, जल्दी जल्दी कराना है। इक्विटी मेथड इसने लगाया है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अभी अभी जो मैंने बनाया है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बना रहा है, ठीक है। मैं इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिख दूँ या शेयर्स लिख दूँ? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो उसने किया है ना, उसकी अकाउंटिंग इक्विटी मेथड वाली कर दी है। हालांकि ये गलत है, तो रॉन्ग ही करने लगे ना, पहले रॉन्ग करेंगे, ओरिजिनल करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर रेक्टिफिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। अब आगे कोई डाटा शेटा दे, कहता है ऑन 1 फरवरी 21 हमारा ईयर एंड है, 31 दिसंबर 21। लो जी, एक तो सारा साल भी नहीं है, चलो। डीएल परचेज 40,000 शेयर्स ऑफ जेएल रिप्रेजेंटिंग ऑल, पता लग ना गया तो गलती तो फिर पक्की हुई पड़ी है। 15% शेयर्स खरीद के किसी को आप कैसे एसोसिएट कह सकते हैं और कैसे इक्विटी मेथड लगा सकते हैं? आप तो IFRS 9 में इसको FVTPL या FVT OCI में रखें, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। फॉर ₹80 पर शेयर। बहरहाल उसने क्या किया, उसने तो अपनी तरफ से ये काम डाल दिया हुआ है ना, ठीक है। उसने क्या किया जी, कैश 40,000 शेयर्स खरीदे इंटू 80 पर शेयर है, तो 1000 में कर दो 3200। ओके जी, ये बात समझ आती है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अब उन्होंने जो किया पहले वो गलत वाला कर रहे हैं। आगे कहता है जेएल अनाउंस्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। 5 पर शेयर है, तो अब मेरे ख्याल में तो हमें अपने डिविडेंड से ही सरोकार होता है ना, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 गिवन है, तो इन्हीं पर ही 5 पर शेयर लगा दे, तो ऑलरेडी हमारा शेयर ही निकल आएगा, परसेंटेज उल्टा नहीं लगानी पड़ेगी। क्या ख्याल है? तो यहां पर जो डिविडेंड आता है, डिविडेंड जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कैश, जिसकी एंट्री होती है कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये कितना है भाई, वो कह रहा है जी 40,000 शेयर्स थे ना आपके पास, हर शेयर के ऊपर हमने कितना डिविडेंड दिया है? 5 रुपये। तो फिर हमारा ही डिविडेंड ये आया ना, क्योंकि हमारे शेयर्स हैं ये। ओके, परसेंटेज वरना पर कहीं से निकालते, शेयर टोटल निकालते, फिर टोटल डिविडेंड निकलता, फिर नहीं। उसने कहा आपके शेयर चाहिए और पर शेयर ये डिविडेंड है, ठीक है ना। तो जिंदगी आसान होगी। बोलो 200। आगे कहता है जेएल रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2.4 मिलियन फॉर द ईयर 21। अब आगे ना बढ़ो, यहां पर रुको। RE अगेन गिवन नहीं है, यानी वो जो हमने उस दिन काम किया था ना, आखिर ही होगी वैसे, वो जो काम हमने किया था, वो जब हमने MCQs 2-3 किए थे और ये 2 ऑप्शन देखे थे, वो हर जगह काम आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो पोस्ट के प्रॉफिट लेने, टोटल प्रॉफिट है 2.4, 2400 कहूंगा ना मैं, 2400। पहले तो इसको करो, पहले इसको करो 11/12। जब ये 11/12 हो जाए, उसके बाद फिर ये बात करो कि अब जी इसके प्रॉफिट्स पे इन्होंने नज़र रखी होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट्स पे नज़र रखी है तो 15%, 30% नहीं कर सकते वो, उन्होंने 15% ही लगाया, लेकिन अकाउंटिंग गलत वाली कर गए ना। बोलो, अच्छा 330 कह रहे थे, सॉरी, मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं 30% कर दें, कि मतलब उन्होंने जो किया तो गलत ही किया होना इस तरह से। अच्छा, अगली बात, अब चूंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स उसने इक्विटी मेथड के तहत रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए क्लोजिंग उसने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया होना है, ना कि फेयर वैल्यू पे लेकर जाए। तो क्लोजिंग कितना आ रहा है? 333,000। ठीक हो गया जी। ये भाई साहब ने कारनामा हाय सर अंजाम दे दिया। मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी एंट्रीज कर लेते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, बोलो 3200 से, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेबिट PNL क्रेडिट, PNL डायरेक्ट लिख दूँ ना, वो पता ही है आपको। इन्वेस्टमेंट डेबिट PNL मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 330। अब बिल्कुल अब ऐसे लग रहे थे अभी भी ये काम किया ना, तो ईजी हो जाता है ना, सामने आमने हो गए दोनों जी। नेक्स्ट 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 डिविडेंड आया तो अभी एंट्री करके हैं कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 200 से, और बस ये उसने किया है। जबकि हमने कहा ओ भाई ये तो सब रॉन्ग है, ये तो सब, ये जो तुमने इक्विटी मेथड लगाया है ना भाई, ये सिरे से ही रॉन्ग है। ओके, तो भाई आपने ये गलत किया, जो भी किया ये आपने गलत किया। अच्छा, तो भाई आप बताओ फिर सही क्या है, ओरिजिनल क्या है? हमने कहा जी ओरिजिनल ये है कि आप इसको FVTPL या FVT OCI में रखते। तो सवाल चुप है कि लॉन्ग टर्म के लिए कहीं लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए? और बोलो बस फेयर वैल्यू दी हुई है
ईच शेयर की 70 रुपये, तो 40,000, ये बताया नहीं आपने, ये क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालते हैं ना, अच्छा इसलिए नहीं बताया जी। देखो सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए हैं या किस लिए शेयर्स, तो फिर बाय डिफॉल्ट FVTPL होता है ना, FVTPL लगा लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या है जी, आपने इसको FVTPL में रखना था। IFRS 9 वाला जो FVTPL है ना भाई, इक्विटी मेथड में कहाँ ले गए हो आप यार, हद हो गई यार। इक्विटी मेथड, IFRS 9 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, FVTPL, क्या करते हो यार आप। अब उसको हम डांट रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने उसको डांटा और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की एंट्री कर ली आपने। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, ये तो 3200 ही होना है। शुक्र है कोई ट्रांजैक्शन प्राइस कॉस्ट नहीं था। अच्छा अगर होती भी तो हम FVTPL में चले गए, हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट ही करना था, पर वो चूंकि सवाल प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट करने वाला है ना, तो इसलिए उसको भी देखना पड़ना था, वो प्रॉफिट सही करने के लिए वो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना पड़ता, अगर नहीं हुआ तो। खैर ऐसी कोई बात थी नहीं। अब सवाल सारा आपके सामने हुआ पड़ा है। मुझे बताओ अगर हम FVTPL में हो तो क्या हम प्रॉफिट यहां ऐड करते हैं, बोलो प्रॉफिट ऐड करें, हाँ डिविडेंड माइनस करें, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालें, ये चाती मारेंगे। इसमें हम कर सकते हैं तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसको फेयर वैल्यू पे ले आए और ये गेन रिकॉर्ड करें, इन्वेस्टमेंट 32 पे ले जाएं और ये डिविडेंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो यही काम हमने करना है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जी। क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, वो कहता है जी फेयर वैल्यू कितनी होगी हर शेयर की, 70 रुपये। तो कैरी डाउन 40,000 शेयर्स थे, हर एक शेयर 70 रुपये का हो गया। ओए ये तो लॉस आ गया, ओहो कितना लॉस आ गया, बैलेंसिंग 400 का। चलो कोई ना, अल्लाह मालिक। एंट्री बताओ, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शुक्र है ये तो काम हो गया, जो होना था गलती में ही चलो हो गया, पास बाय अकाउंटेंट में, क्या ख्याल है। लेकिन अगली एंट्री आपने क्या की, ईयर एंड पर डिविडेंड भी रिकॉर्ड कर लो, कैश डेबिट, डिविडेंड, इनकम क्रेडिट, क्योंकि ये जरा इनकम इस तरफ आ रही थी ना, जरा आमने सामने हो जाएगा, ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाती है इनकम जी। कितना 200, ठीक है। और मेरे बच्चों फेयर वैल्यू लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हो गया डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट 400। हाँ जी बच्चों, अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, ये तो सारी वर्किंग हुई पड़ी होती है, लेकिन एंट्री नहीं पास करनी थी। सवाल मैंने क्या कहा था, डिटरमिन रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज एंड नेट प्रॉफिट। तो ये आपने चीज़ें पकड़ के इनके कह देना है अनएडजस्टेड, ठीक हो गया। अभी जाके करते हैं, पहले यहाँ पर इन एडजस्टमेंट्स को देख तो लें। अब हमने करेक्टिंग एंट्री करनी है, ठीक है। जो तो फड़क जाए उनको फड़का दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था, हो गया, यूं बोलना चाहिए था मुझे, एक मिनट इधर देखो, गलत होगी ना बात। ये देखो इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी थी, हो गई, कुछ ना करो। कैश क्रेडिट होना था, असल में ओरिजिनल इस तरफ लिखना था ना, आज उधर लिख गया, ठीक है, माजरत, ठीक है जी। होना था क्रेडिट, हो गया, कुछ ना करो, आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट 330 से डेबिट हो गई है, गड़बड़, चलो। ओ क्रेडिट भी हो गई है 200 से, यानी कि नेट में इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसको देख लेते हैं। कैश कैंसिल हो गया, होना था हो गया, कुछ ना करें। बाकी यही सारी लड़ाइयाँ हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 400, ठीक है। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट को पकड़ लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये एसेट में जाती है ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होना चाहिए था 400 से, और बस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होना चाहिए था 400 से, और इन्वेस्टमेंट डेबिट और क्रेडिट नेट करके बोलो कितना बन गया, बोलो। यानी कि इन्वेस्टमेंट गलती से 3200 से डेबिट हुई, सॉरी 330 से डेबिट हुई और 200 से क्रेडिट हुई, तो नेट में इन्वेस्टमेंट क्या हो गई,
130 से डेबिट, ऐसा ही है। अच्छा, अगली बात, ये गलत हुआ, जो भी हुआ ये गलत हुआ, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट को तो 400 से क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। अब मसला ये है कि 130 जो डेबिट हो गया ये गलत है, ये गलत है, इसे उल्टाना पड़ेगा, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, ठीक है। और दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट 400 से क्रेडिट होनी थी ये भी नहीं हुई, तो इसको भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टोटल 530 रुपये से क्या हो जाएगी, तो इसको भी हम काट सकते हैं जी। इन्वेस्टमेंट भी गई, इन्वेस्टमेंट भी गई और ये इन्वेस्टमेंट भी गई, ठीक है। अब इधर ही बना लेते हैं यार, सारा सवाल तो इधर हो ही गया। मुझे ये बताओ कि सवाल की रिक्वायरमेंट है एडजस्टेड चीज़ें निकालो, पहले अनएडजस्टेड लिखवाओ। अनएडजस्टेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जी अनएडजस्टेड में? एसेट्स हैं, उसके बाद लायबिलिटीज़ हैं और नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा बता दो, बताना है तो वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं क्योंकि दूसरी एडजस्टमेंट भी है। बता दो एसेट्स कितने हैं? 4500, नेक्स्ट 300, 4573, ठीक है जी। ये अनएडजस्टेड फिगर्स हैं। अब पहले तो कैंसिलेशन वाली गई, अभी इन्वेस्टमेंट का मेरे पास सिर्फ यही मामला निकला है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट कर दो, क्योंकि 400 से क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, कर दो। 130 से गलत डेबिट हो गई, सही होने के लिए इसको भी क्रेडिट कर दो। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ी होगी? एसेट्स में। अभी उसी के अंदर ये गलती है, तो फिर हमने इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट को एसेट्स के अंदर कितना हिट कराया? 530, ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगली बात देखते हैं जी। पकड़ो जी, अब कोई हाइलाइटर। प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, पहले ओरिजिनल में आओ। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्रेडिट करना था 200 से, डेबिट करना था 400 से, यानी नेट में 200 से होना चाहिए था डेबिट, यही दो रहते थे ना जी। प्रॉफिट एंड लॉस 200 से डेबिट होना चाहिए था, गलती में प्रॉफिट एंड लॉस 530 से क्रेडिट हो गया। अब सही करने के लिए एक तो हमें अलग अलग वर्किंग करने की जरूरत है क्या? देखो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना था, यानी कि बढ़ाना था लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस, प्रॉफिट को माइनस करना था ना। डेबिट, लॉस अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होता है ना, ठीक है। तो हमने डेबिट करना था 400 से, उल्टा क्रेडिट कर गए 300, सॉरी डेबिट करना था नेट करके 200 से, लेकिन उल्टा 330 से क्रेडिट कर गए। तो एक तो ये 220 का डेबिट डालो, और दूसरा जो 330 से गलत क्रेडिट हुआ है इसको भी डेबिट करो, तो इसका मतलब ये भी 530 ही बन गया, ठीक है। तो इसकी अगर वर्किंग अब डिटेल्ड चाहते हैं इस तरह से जो मैंने लिखना है तो बता दें, मैं लिख देता हूँ। अगर डायरेक्ट की एंट्रीज नहीं निकाल सकते यहाँ से, बाकी एडजस्टमेंट तो बस यही है। ये 530 की फिगर अगर नहीं निकल रही किसी से तो बता दें, इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं, फिर और क्या हो सकता है। क्लोजिंग्स को ना जाना, क्लोजिंग की तरफ वो ना जाना, वो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, ठीक है ना। क्लोजिंग से देखकर हम निकाल रहे हैं, रूल वो लगाएं जो हर जगह लग जाए। यहाँ पे आपको नजर आएगा जी 530 के डिफरेंस है, चलो नहीं, रूल हर जगह नहीं लगेगा ये वाला, इसलिए वो लगाओ, काम वो करो जो हर जगह हो जाए। तो अगर ये ओरिजिनल रॉन्ग से रेक्टिफाइंग वाली 530 निकलती नजर नहीं आ रही है एसेट्स और प्रॉफिट्स के अंदर, तो बताओ, मैं बता देता हूँ। क्लियर है? अच्छा लें जी, हमने IFRS 9 का तो सबसे मेन काम कर भी लिया, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि ये आज येलो होने वाला है। करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन इज़ वेरी सिंपल काम, चला हो जाएगा। ये आपको वीडियो मुहैया कर दी जाएगी जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो मुझे बेहतर मिली। अगर बोर्ड की रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो रह रहे हैं ना, ये फिर मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा सरदनान वाले। अगर ना हुई अवेलेबल तो फिर मैं खुद करके रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कर दूंगा। थोड़ा देर सवेर हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या रह गया? देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या बला है, पेज 672 पे।
इसको तो ना ही छेड़ें भाई, हैवी काम हो गए हैं बस। इंशाल्लाह अब छोटे छोटे काम हैं, करते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी लेक्चर नोट्स में आए, पेज 672 पे क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसको ना हम 1-2 मिनट बात करते हैं। इससे पहले ज़रा इससे आसान 1-2 चीज़ें और भी कर लेते हैं। 678 पेज पे क्वेश्चन नंबर 39 पहले करते हैं। 678 यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। जी ज़रा ये पढ़िएगा, इसका सलूशन ना पढ़िएगा, सिर्फ ये सवाल पढ़िएगा प्लीज़। लेकिन चूंकि तुसी मुड़ना नहीं, पढ़ें जी सवाल ज़रा। X Limited purchased 5,000 shares for 100 each on Yakam January. Transaction cost paid on purchase 2%। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली बात तो FAR1 की बात है, पढ़ी हुई है आपने। अगर इक्विटी इशू करने के ऊपर, अच्छा ये परचेज़ वाला है, ठीक है, आपने शेयर्स ख़रीदे हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो अगर आप FVTPL में तो एक्सपेंस आउट कर देना, और अगर FVTOCI में तो कैपिटलाइज कर देना। और मसला ये हुआ कि वी रिसीव्ड 15% बोनस शेयर्स ऑन यकम मार्च 2009। मुझे ज़रा ये बताओ, बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है? बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है? अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा हो तो शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट ना हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन होता है, लेकिन अनलेस के वो सवाल में खुद कह दे तो फिर मसला ये होता है कि आपको लाजमी रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय सिर्फ शेयर प्रीमियम से ही करना पड़ता है। बहरहाल बोनस इशू की 2 एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन ये बोनस जो है वो इशू करने वाले की किताबों में है। ये बात हो रही है इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इसको ज़रा यूँ भी कर सकते हैं हम फिलहाल। इन द बुक्स ऑफ इशूअर बोनस शेयर्स की 2 तरह से एंट्री हो सकती है। जिसने ये शेयर्स बांटे मुफ्त में, अगर उसके पास शेयर प्रीमियम पड़ा है तो वो उसकी एंट्री शेयर प्रीमियम में इस डिविडेंड को डेबिट करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। और अगर वो चाहे तो उसके पास अगर नहीं है शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट करके भी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर सकता है, ठीक है जी। ये तो इश्यूअर की किताबों की बात हो गई। अब जिसको ये शेयर्स मिले हैं मुफ्त में, वो क्या करे? मुफ्त में शेयर्स मिले, मुफ्त में शेयर्स मिले, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेगा। भाई कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा, कैश किसे करे? कैश नहीं करेगा जब तक के बेच ना दे, जब तक के बेच ना दे। तो बेच दे तो फिर तो बारों बार चले गए। अब इस एडजस्टमेंट को हमने नहीं सीखा हुआ था। छोटी सी बात है लेकिन बात समझ आई है। हमने किसी के शेयर्स खरीदे, देखो जिसने शेयर्स इशू किए वो तो फाइनल है, ये तो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है। फाइनल अकाउंट में जाकर इसको देखेंगे भी सही, अभी 1-2 चलें, ये काम भी आ गई, ठीक है ना। ये इन द बुक्स ऑफ इशूअर फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस मोहतरम भाई की, एक्स लिमिटेड की, जिस एक्स लिमिटेड ने परचेजे हैं 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। जिसने ये परचेजे थे यकम मार्च को, उसको 15% और मज़ीद मुफ्त शेयर्स मिल गए, ठीक है। 15% का मतलब अब क्या होगा? 15%
5,000 शेयर्स के ऊपर 15% लगा दें, कोई मसला नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज़ करके लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। अब 750 शेयर जो मुफ्त मिले हैं इनका कुछ नहीं करना, अब ये याद रखना, इनका कुछ भी नहीं करना। ये जो स्टार्ट में ख़रीदे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रॉड डाउन कुछ नहीं था। इस साल के पहले दिन ही आपने कैश पे करके ये शेयर्स ख़रीदे, कितने जी, 5,000। और जो आपको शेयर्स रिसीव हुए हैं मुफ्त में उनको मत लिफ्ट कराओ। जब ईयर एंड आए तो क्लोजिंग शेयर्स जो हैं वो 5,000 भी ले लो, जमा मुफ्त वाले भी ले लो, बाज़ार में बेच दो तो ये पैसे मिल जाएंगे, बाज़ार में नहीं बेचे तो ये पैसों का गेन लॉस इकट्ठा ही रिकॉर्ड हो जाएगा। बात समझ आ गई? यानी अगर आपने शेयर्स मुफ्त में शेयर्स बांटे नहीं हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि जो आप किसी ने मुफ्त में शेयर्स बांटे हैं वो आपको मिले हैं। तो जो शेयर्स आपको मिले हैं उनका क्या करें, उनका ये करें, पहले मैं लेजर दिखा दूं, उनका क्या करें जी, जो शेयर्स आपने खरीदे उनकी एंट्री करें इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद कुछ भी ना करें, ईयर एंड आए तो ये 5,000 शेयर्स में ऐड कर दें 750 मजीद शेयर्स। ये कैसे निकला है जी, 5,000 तो पड़े थे प्लस 5,000 का 15% था ना, 15%, ये कितना बन गया जी, 5750। इन सब को 100 रुपये से उठाकर 108 पे ले जाओ, सारे के सारों का गेन एक ही दिन ईयर एंड पर इकट्ठा रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना अलग से ऐसी एंट्री करने की मुसीबत में पड़े रहोगे। तो ये बात याद रहेगी ये बात, ठीक है। चलो आगे एंट्री हुई पड़ी हैं, आपको पता है वो हमने जो है वो चूँकि FVTPL में ले लिया, इसको सवाल खामोश था, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, वो सारी एंट्रीज आपको फिर पता ही है, वो मसला नहीं था। ये एक छोटी सी देखो, नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स रिसीव, टोटल शेयर्स आफ्टर बोनस सिर्फ निकाल के रख लेने, ये काम कर लेना, टोटल शेयर्स आफ्टर बोनस निकाल के रख लो, एंट्री ना करो। ईयर एंड पे पहुंचो, कोई भी नहीं बेचा, सारों की फेयर वैल्यू निकाल लो। डिस्पोजल है ही नहीं, आपको बताया था शुरू में ही, पहले होता था, आईकैप ने निकाल दिया था डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, सुकून हो गया, इनमें बिकना ही नहीं है, बस ये निकाल के रख लो, ईयर एंड के ऊपर इनको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाओ, इकट्ठा गेन लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, ओके हो गया। ये हमने एक छोटा सा काम किया बोनस वाला, ठीक हो गया, तो सही है। ऐसे करके कांटे लगाएं, पता तो लगे। ओके नाउ हो गया, लेटेस्ट का क्वेश्चन भी देखना है, और चलो क्वेश्चन 33 पे अब आते हैं ज़रा। On Yakam January 1, AJI Panchal Limited has the following capital and reserves. Equity में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स पड़ी हैं। On Yakam January, an issue of 8% ₹1 redeemable preference shares at a premium of 60%. Issue cost are ₹2237. Redemption is at 100% प्रीमियम। भाई ये जो है ना, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ये मैं नहीं करा रहा, आप खुद कर सकते हैं, पढ़ लें ज़रा, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप कहते हैं टाइम ज़ाया करना है तो मैं थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर सकता हूँ, नो इशू। अगर आप लोग तैयार हैं इस पे, थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर लेते हैं। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपके साथ यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा, मैं कहूँगा जी फेस वैल्यू निकालो पहले, फिर जी इशू प्राइस निकालो जी। इशू प्राइस के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको पता है माइनस होती है लायबिलिटी केस में, फिर उसके बाद हमने कहना है जी रिडेम्पशन करो, और वो सारी कहानी जो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में करते थे। नई चीज़ इसमें है कोई नहीं, ज़रा पढ़ लें एक बार, कोई नई चीज़ लग रही है तो मैं करवा देता हूँ। इसमें वहाँ भूला हुआ ज़रा है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जब रिवाइज़ करोगे तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा। यकम जनवरी वाला मैं ये करवाने इस सवाल में नहीं आया, मैं 31 मार्च और 30 जून की बात आपके साथ करूँगा, ठीक है, ज़रा पढ़ लें। एन इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर। ये तो शेयर्स इशू हैं एट मार्केट प्राइस ना, ठीक है, तो ये तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं कवर होता,
आपको याद है हमने 3 तरह की चीज़ें पढ़ी थी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट क्या होता था? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ अदर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता था? आपने कोई जो है वो लोन डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो शेयर्स इशू करना ये IFRS 9 के अंडर आता ही नहीं था। शेयर इशू करना नहीं आता था। या तो किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या किसी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या किसी के जो है वो आपने, बस यही थी 2 चीज़ें, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। हाँ, इशू करते हुए आपने शेयर्स भी इशू किए, डिबेंचर्स भी इशू किए, ठीक है। तो जब अगर शेयर्स इशू करते थे तो शेयर्स इशू करने की एंट्री ये FVTPL या FVTOCI के चक्कर में तो नहीं आती थी। वो तो फाइनल अकाउंट वाली एंट्री है जो FAR 1 में बचपन में पढ़ी थी। शेयर्स इशू करने की एंट्री होती है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। तो इसीलिए जो इशू कॉस्ट वाली बात है ये शायद हमारी पढ़ने से रह गई है, लेकिन ये FAR 1 में हमने पढ़ रखी है। इशू कॉस्ट अगर शेयर्स इशू करने पर कोई कॉस्ट इनकर हुई है तो इसकी कहानी रिवाइज करते हैं। शेयर इशू पर कॉस्ट, शेयर्स इशू कॉस्ट क्या चीज? लॉयर फी एटसेट्रा। क्या होता था, कुछ याद है? मुझे इतना भी याद है कि FAR 1 के अंदर, बहरहाल आप लोगों को उस्तादों ने बताया होगा, ऐसी बात नहीं है, उस्तादों ने बताया होगा कि वैसे तो जी किसी भी कॉस्ट की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं कि क्योंकि ये इक्विटी को इशू करने की कॉस्ट थी तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फेंकने की बजाय इसको इक्विटी में ही डायरेक्ट डेबिट करो। अब चाहो तो शेयर प्रीमियम को अगर अवेलेबल है तो डेबिट कर दो, नहीं अवेलेबल तो रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर दो। ये इस तरह से एंट्री सिखाई जाती है। बहरहाल जो भूल गई है, जाहिर सी बात है, FAR 2 भूला पड़ा, FAR 1 कहाँ याद होगा। तो इसी के लिए ये बात यहाँ पे आज की जा रही है, ठीक है। तो अगर शेयर्स इशू हों, उस पर कोई इशू कॉस्ट आए, देखें अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसकी इशू कॉस्ट का क्या करना है, वो आप पढ़ रखी है ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अगर शेयर्स इशू हों तो ये जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता, ये तो आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं ना। वैसे तो ये किसी के एसेट्स खरीदे जाते हैं, जब किसी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो ये IFRS 9 में फॉल करता है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के नाम से, ठीक है ना। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के नाम से। बहरहाल हमने शेयर्स इशू किए और कोई इशू कॉस्ट आई, अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है, इफ शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट्स, इफ शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट्स, तो एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर अपना कैश जो कॉस्ट हुई है, कैश। बोनस इशू की एंट्री नहीं, बोनस इशू की एंट्री भी ऐसे ही हो सकती है, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, या रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर। और इशू कॉस्ट की एंट्री भी सेम उसी तरह से ऑप्शन है, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट या रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। तो अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है तो शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट कर दो, और अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नो शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट, तो फिर क्या करो? रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर कुछ पड़ा था और फिर ख़त्म हो गया तो बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स, जितना यूज़ हो सके कर लो, क्योंकि इसका ना और कोई यूज़ होता नहीं। ये कोई मस्ट नहीं है, ये और के साथ ऑप्शन है, अनलेस के सवाल खुद ज़बरदस्ती कह दे ये काम करो। अगर सवाल कह दे बोनस इशू करना ही सिर्फ कहाँ से है, शेयर प्रीमियम से, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। वरना लॉ तो इसकी इजाज़त देता है, लेकिन लॉ सिर्फ ये कह देता है कि अच्छी प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ये है कि शेयर प्रीमियम में डेबिट करो बोनस शेयर्स को और इशू कॉस्ट को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर प्रीमियम जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि किसी और जगह इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो बेहतर है कि उसको यहीं पे आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो बहरहाल ये एंट्री जहन में रखते हुए ज़रा सवाल की तरफ अब आ जाएं दोबारा। 31 मार्च पहला पॉइंट हो जाएगा आपसे, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो आपने बस रिवाइज करनी है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। पढ़ के देख ले, वैसे ये बातें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ इतना देख लें, कोई नई चीज़ नहीं। नई चीज़ ये आई थी जो मैंने आपको पढ़ाई, एन इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर, इशू कॉस्ट वर 20,000, ठीक है। इसको ना यार छुपा दो ज़रा, इधर सवाल का सलूशन हम कर लेते हैं। जी बच्चों, अगर आपने 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं, हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, 1 रुपया है, 1.3 पे किए हैं, तो प्रीमियम आएगा।
बिल्कुल सिंपल वाली एडजस्टमेंट जो बचपन से करते आए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक ही नहीं है ना, ये तो FAR 1 का टॉपिक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जब बनानी सीखी थी उससे पहले ये सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह की होती हैं बच्चों जी। कितने शेयर इशू किए हैं जी आपने? 3 लाख, 3 लाख, 300 कर दूं? 3 लाख और 3 लाख जी। कितना कैश आया? 1.3। शेयर कैपिटल के अंदर तो सिर्फ जा सकता है 1, बाकी 0.3 जाएगा शेयर प्रीमियम में। बोलो 390, 300 और 90। थोड़ा करीब ले आए इसको। जी 390, 300 और 90। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ है जी, इशू कॉस्ट 20,000 थी, इसकी एंट्री कर लें जी। शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट। इशू कॉस्ट ऐसे लिख लूँगा मैं आपके समझाने के लिए। इशू कॉस्ट कितनी जी? 20। लेकिन आगे ना फिर एक बोनस इशू आ रहा है जिस वजह से फिर शेयर प्रीमियम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे शेयर प्रीमियम का एक बैलेंस निकाल लेते हैं ताकि आसानी रहे। वैसे तो ज़बानी भी निकल सकता था लेकिन आसानी हो सकती है। तो शेयर प्रीमियम पड़ा था, मुझे भी देख रहे थे ना, मेरा कंप्यूटर ऊपर जा नहीं रहा। चला गया, पड़ा था 200 का, अभी इस्तेमाल हो गया 20,000 में, 1000 में रुपीज़ नहीं 1000, हमने बोला ना 1000 में। 200 का पड़ा था, 20 का इस्तेमाल हो गया। तो नहीं, बढ़ा भी तो है। पड़ा था 200, बढ़ा 90 से, ये पड़ा था 200, बढ़ा 90 से, कम हो गया 20 से। तो इस वक्त कितना है? 270 पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। इसलिए निकाल लिया। अगर आप बोनस शेयर्स की एंट्री इसमें से करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको बैलेंस मालूम हो जाए। स्टेटमेंट इन इक्विटी तो बना नहीं रहे, उसके अंदर तो रेडीली फिगर सामने नजर आ रही थी, अवेलेबल होती थी, ठीक है ना। अब वो सिलेबस में है भी नहीं कंसोलिडेशन की वजह से, बाय द वे। अच्छा, फाइनल अकाउंट में थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब हम अगली बात कहता है 1 for 4 बोनस शेयर्स वर, हर 1 for 4, हर 4 शेयर्स रखने वाले को एक नया शेयर इशू किया गया है बाय फर्स्ट यूटिलाइजिंग शेयर प्रीमियम। इसीलिए तो तैयारी करके आए थे हम, शेयर प्रीमियम को पकड़ के फिर आ रहे थे, उसने ज़रा सी इसको पसंद किया करना, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं एंट्री लिख लेता हूँ, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ कि कितने शेयर्स पड़े हैं? 1 मिलियन रुपीज़ के, 1,000 रुपये के। अच्छा, यहाँ पर उसने 1 for 4 कह दिया, तो क्या किया करते थे हम? परसेंटेज याद है, निकाल लिया करते थे। 1 for 4 into 100 कितना बनता है जी? इज इक्वल टू 20। तो बस 25% यूज़ कर लेते ना, ज़रा आसानी रहेगी। तो रुपीज़ 1000 पड़ा था, रुपीज़ 300 मज़ीद आ गया। ये रुपीज़ 1000 पड़ा था, रुपीज़ 300 मज़ीद आ गया। तो हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल इस वक्त कितना हो गया है? रुपीज़ 1300, 1300 इंटू 25%, क्योंकि लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस पे लगता था ना ये बोनस की परसेंटेज, डिविडेंड की परसेंटेज। डिविडेंड बोनस इशू डिविडेंड ही होता है ना, बोनस डिविडेंड इसको कहते हैं जी। ये बना 325। अब 325 शेयर कैपिटल में क्रेडिट करना है, लेकिन बेचारे शेयर प्रीमियम में तो सिर्फ पड़ा ही कितना है, तो फिर बाकी कहाँ से? बाकी फिर रिटेन, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, शेयर प्रीमियम इधर थोड़ा सा इधर आ जी, ठीक है। तो बाकी फिर कहाँ से? रिटेन अर्निंग्स में से बैलेंसिंग फिगर यूज कर लो, ठीक है जी। कितना? कितना जी? 55, और यहाँ पे क्या आया था? 270, ठीक है। चलें जी, ये एंट्री आपको सिखाना बाकी थी। तो ये हमने बेसिकली 31 मार्च और 30 जून वाली एंट्री की।
जो 1 जनवरी वाली है उसकी क्या जुर्रत कि वो आपको कुछ कह सके। इंशाल्लाह आप रिवाइज करेंगे तो वो आपको आती है। ठीक है जी, चलें जब नमाज का टाइम हो गया तो इसको अब यहीं पर हम पॉज लगाते हैं। ये सी पार्ट था ना जी, ठीक है। डी पार्ट नमाज के बाद शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे नमाज मगरिब असर से पहले 2 पार्ट्स में हो जाए, नहीं तो फिर असर के बाद मगरिब में, मगरिब के बाद ईशा में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं करनी तो हैं ही। ठीक है, तो जब आपका दिल ना करे, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जा भी सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है 10% बच्चे भी नहीं आए, ओनली 5% अटेंडेंस इज़ अवेलेबल। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से क्लास चल रही है। ठीक है ना जी, हम अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, इसको क्लोज़ करते हैं, नमाज के बाद मिलते हैं।